जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी पर्यावरण विज्ञान की, और जो आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस में वो है जल संसाधन। आज हम जो जल है उसके बारे में बात करेंगे और हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कहाँ कहाँ वो पाया जाता है, क्या क्या उसके स्रोत हैं और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और वो कैसे हमें सुरक्षित करना चाहिए और हमें उसको किस तरीके से संरक्षित करना चाहिए प्रदूषण से। आज इन टॉपिक्स पे चर्चा होगी। देखो भाई, पृथ्वी का 71% धरातल पानी से घिरा हुआ है, सबको पता है, सब जानते हैं। लेकिन ये जो 71% पानी है, इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है साथियों वो समुद्र में है, और समुद्र का पानी हमारे किसी भी काम का नहीं है। मैंने जियोग्राफी के लेक्चर्स में कई बार ये बात आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपको समुद्र के जल का पानी डायरेक्टली इंसानों के किसी काम का नहीं है। नेचर तो उसे यूज़ करती है, बट हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो धरती पर इंसानों के प्रयोग करने वाला जो पानी है वो केवल 3% है जो हम पी सकते हैं, मीठा पानी जिसे कहते हैं। वास्तव में अलवणीय जल का एक छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। ठीक है, भारत में जल संसाधनों की बात करें, भारत के विश्व के धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.45% जल संसाधनों का, 4% जनसंख्या का 16% भाग पाया जाता है। यानी भारत में जो कुल धरती है उसका 2.45%, जल संसाधन का 4% और जनसंख्या का 16% पाया जाता है। यानी दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 16 लोग इंडिया में रहते हैं, और पूरी दुनिया में 100 किलो जल है तो 4 किलो इंडिया में है, और पूरी दुनिया में 100 किलोमीटर ज़मीन है तो लगभग 2.5 किलोमीटर ज़मीन इंडिया में है। ये इसका वितरण है। देश में एक ही वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल तथा इसका पुनर्पूर्ति योग भौम जल से 1869 घन किमी जल उपलब्ध है। इनमें से केवल 60% जल लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं: नदियां, झीलें, तलैया और तालाब। देश में कुल नदियां तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियां हैं इंडिया में। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलीय जलीय तथा अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल 690 घन किलोमीटर यानी 32% जल ही उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह तथा इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार तथा नदी बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विविधता पाई जाती है, और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम केंद्रित है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियां यद्यपि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें कुल धरातलीय जल के संसाधन का 60% जल पाया जाता है। दक्षिण भारतीय नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र तथा गंगा बेसिन में अभी तक संभव नहीं है। भौम जल संसाधन की बात करेंगे।
देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम प्रदेश तथा दक्षिण भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि में भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग होता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। यूपी भी धीरे धीरे कर रहा है। जल संरक्षण के तरीके देखते हैं। पहला है संरक्षण एवं प्रबंधन। भारत एक विशाल देश है जिसका विशाल क्षेत्र है, जटिल स्तराकृति है, परिवर्तनशील जलवायु है और एक बड़ी आबादी है। देश में अवक्षेपण तथा प्रवाह न केवल असमान रूप से वितरित है, परंतु वर्ष के दौरान पानी के वितरण के समय में भी असमानता है। जल्दी जल्दी आने वाली बाढ़, सूखा, अस्थिर कृषि उत्पादन हमेशा एक गंभीर समस्या है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में वर्षा के केवल 40 दिन होते हैं और लंबी अवधि के लिए मौसम शुष्क होता है। जल संरक्षण की तकनीक देखिए। भारत में जल का प्राथमिक स्रोत दक्षिण पश्चिम तथा पूर्वी उत्तरी मानसून है। यद्यपि मानसून अनिश्चित होता है तथा वर्षा की अवधि और मात्रा हमारे देश के विभिन्न विभिन्न भागों में अलग अलग होती है, इसलिए सतह पर प्रवाह के संरक्षण की आवश्यकता है। सतही जल के संरक्षण की निम्न तकनीकें हैं। क्या क्या है? भंडारण द्वारा जल सतह का संरक्षण, वर्षा जल द्वारा संरक्षण, भूमिगत संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्र तथा संरक्षण कैप, जल का अंतर्वेशन स्थानांतरण, ड्रिप सिंचाई तथा वाष्पोत्सर्जन कम करना। ये कुछ तरीके हैं। और लास्ट है इसमें, वन पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2001 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम में समन्वित कर दी गई। नई राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक है। और इनमें जो हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं जहाँ से पेपर में सवाल आते ही आते हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे अगर हम देखें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो पहला है ग्रीन हाउस यानी ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी चर्चा करेंगे। जैव विविधता को नुकसान, डेजर्टिफिकेशन, ओजोन परत का ह्रास, अम्ल वर्षा, तेल रिसाव तथा खतरनाक अपशिष्टों का निपटान, इनके बारे में बेसिकली बातचीत होगी। एक एक करके इन सबको देख लेंगे। पहला देखिए, पहला जो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा और आसानी से हम इसे कवर कर लेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या होता है कि धरती के आसपास का तापमान बढ़ना, ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। इस टॉपिक को वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पूरा हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, बट यहाँ पर हम ब्रीफ में इसको समझ लेंगे। ग्रीन हाउस बेसिकली क्या होता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रीन हाउस का इस्तेमाल हम लोग खेती में करते हैं। ऐसे जगहों पर जहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम आता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कांच का एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। उस घर की विशेषता होती है कि वो सूर्य की गर्मी को अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस, और यही घटना कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। अब जब ये धरती के संदर्भ में होता है कि जब धरती का तापमान बढ़ने लगे, सूर्य का प्रकाश अंदर तो आए धरती पर लेकिन वापस ना जाए, तो जब ये घटना धरती के संदर्भ में होती है तब इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक घटना है और हमेशा से चली आ रही है, बिल्कुल सही बात है। इस प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव का इस प्राकृतिक ग्रीन हाउस का प्रभाव जो पानी की भाप और पानी के छोटे छोटे कणों से संभव है, उस कारण धरती पर जीवन संभव हो चुका है। मतलब जब तक ये नेचुरल वे में है तब तक बढ़िया है। ठीक है। कुल मिलाकर ग्रीन हाउस भूमंडलीय तापन का 95% से भी अधिक उत्पादन करते हैं। औसतन वैश्विक तापमान प्राकृतिक ग्रीन हाउस के प्रभाव से 15 सेल्सियस तक धरती के तापमान को 15 सेल्सियस तक बनाए रखते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस तक। यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान सही रहता है, जिससे धरती रहने लायक बनती है। अगर ये ना हो तो धरती का तापमान तेजी से नीचे गिर जाएगा और धरती का तापमान -17 तक चला जाएगा, और इतने तापमान में अंतर आने की वजह से धरती रहने लायक नहीं बचेगी। तो वही है। अब देखो इसके अगर हम स्रोत देखें कौन कौन से हैं, तो हम पहले से भी जानते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ से निकलती है? जीवाश्म ईंधनों से। CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। AC, फ्रिज, हवाई जहाज इत्यादि ये सब जो है यहाँ से उत्सर्जन होता है। मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है मवेशियों के मलमूत्र से निकलती है, धान के खेत से निकलती है, जीवाश्म ईंधनों को जलाने से भी निकलती है, यहाँ से सबसे निकलती है। और N2O यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी यहीं से सबसे निकलती है। ये है धरती पर प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें, ध्यान रखना, इनके नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है, इसमें दिया नहीं है बट है, ध्यान रखना। अब इसका जो है प्रभाव क्या होता है वो देखिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता से पौधे प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन को बढ़ा देते हैं, बदले में यह अधिक कार्बनिक पदार्थ तैयार करते हैं। यह एक सकारात्मक प्रभाव प्रतीत होता है, किंतु फिर या इसके ज़्यादा होने से क्या होता है, अपतरणों का जल्दी उत्पन्न होना, वह भी लाभदायक पौधों की कीमत पर। पौधों को खाने वाले कीटों तथा अन्य पीड़कों की संख्या बढ़ जाती है तथा अन्य जीवों के जीवित रहने पर भी प्रभाव पड़ता है। अब हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं? तो देखो, हमें तत्काल कदम उठाकर ग्रीन हाउस से निकलती हुई गैसों, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए वैश्विक ऊष्मन को तत्काल कम करना चाहिए। निम्नलिखित चरणों का पालन करके हम ग्रीन हाउस गैसों से ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में उत्सर्जन इनका कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? विद्युत संयंत्र तथा वाहनों की ईंधन क्षमता को बढ़ाकर, ईंधन दक्षता को बढ़ाकर, विकास सौर ऊर्जा के कार्यान्वयन, गैर जीवाश्म ईंधनों का विकल्प ढूंढकर, जैसे अभी चल रहा है हाइड्रोजन मिशन चल रहा है इंडिया में। 2030 तक हम लोग 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे और आने वाले समय में गैस जो कार वगैरह हैं वो हाइड्रोजन सेल पे चलेंगे। वनों की कटाई को कम करना होगा, वनीकरण का समर्थन करना होगा, पौधों को रोपना होगा और वायु प्रदूषण को कम करना होगा। ये सारी चीज़ें करके जो है हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। अब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो छोटे छोटे वीडियोस बना करके हम उनको सारे के सारे कवर कर लेंगे और फिर हमारा जो है एनवायरमेंटल साइंस खत्म हो जाएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।